रेडी स्टार्ट है ना? हाँ, चलो भाई, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने बहुविकल्पिता देख लिया था। ठीक है, मतलब एक जीन की वंशागति तो अपन ने देख ली थी। वॉल्यूम कम है, एक मिनट। अब ठीक है, बेस बढ़ाओ। हाँ, सोमवार को ही। चलो, तो हम लोगों ने एक जीन की वंशागति हमने देख ली थी। मतलब मेंडल की हमने एक जीन की वंशागति में देखा कि एक लक्षण को नियंत्रित करने में एक जीन कारक कार्य करेगा। तो आज अपन फिर हेडिंग डालेंगे हम लोग आज, दो जीन की वंशागति। ठीक है, तो हेडिंग हम डालेंगे आज दो जीन की वंशागति, या जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। अब देखो, यहां पर आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो यह चीज है कि हम लोग यहां पर कितने जीन, या मेंडल ने कितने जीन की वंशागति को एक साथ अध्ययन किएंगे? दो। अभी तक आसान था क्योंकि अपन एक जीन एक लक्षण की बात कर रहे थे। अब यहां पर अगर अपन दो जीन की वंशागति का अध्ययन करना चाहते हैं और दो लक्षणों का एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कितनी दो जीन्स का अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो कितने लक्षणों को लेंगे? दो। अगर दो जीन की वंशागति का अध्ययन करना है तो कितने लक्षण लेंगे? दो। और दो लक्षण को किया गया क्रॉस क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन उससे पहले, दो जीन की वंशागति पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे पास जेनेटिक्स में किसी भी तरह का न्यूमेरिकल आ जाए, हमको पता है अगर जेनेटिक्स के 3 सवाल, इस चैप्टर से 3 सवाल, 3 से 4 सवाल नीट एनटीए बनाता है, और 3 से 4 सवाल में लगभग 2 प्रश्न न्यूमेरिकल्स के आते हैं। तो अब आनुवांशिकी का कैसा भी न्यूमेरिकल आए, किसी भी तरह का न्यूमेरिकल, वो आनुवांशिक रोग पे आए, वो हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत पर आए, वो सहलग्नता पर आए, वो द्विसंकर संकरण, कैसा भी न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल को हम कितने स्टेप अप्रोच से सॉल्व करेंगे? 3 स्टेप। मतलब कोई भी सवाल है जिसमें प्रायिकता पूछी है, मां बाप का कोई जीनी प्रारूप दे रखा है, बच्चों का पूछा है, कुछ भी प्रश्न न्यूमेरिकल से संबंधित आए, उसको हम किस स्टेप अप्रोच से सॉल्व करेंगे? 3 स्टेप। और यह अप्रोच कभी फेल नहीं होगी। इसमें पहला स्टेप है कि क्वेश्चन में आप क्या पता करोगे? जीनी प्रारूप। सबसे पहला तरीका यह है कि हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होगा? जीनी प्रारूप। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको दे रखा होगा शुद्ध लंबा पादप, संकरित लंबा पादप, शुद्ध संकरित, कुछ भी लिखा होगा, तो आप क्या पता करोगे? जीनी प्रारूप। जीनी प्रारूप मतलब आप यह पता करोगे कि कोई भी लक्षण किस अवस्था में है, या तो शुद्ध अवस्था में है या संकरित अवस्था में। तो पहली चीज है, आप क्या पता करोगे? जीनी प्रारूप। जीनी प्रारूप ज्ञात करने के बाद उस जीनी प्रारूप से आप क्या करोगे? युग्मक के प्रकार निकालोगे। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? और युग्मक बनाने का सूत्र क्या होगा? 2 की पावर n, जिसमें n हमारे पास संकरित या विषम युग्मजी की संख्या है। यहां पर n क्या हो गया हमारे पास? विषम युग्मजी की संख्या। तो 2 की पावर n से आपके पास क्या आ जाएंगे? युग्मक के प्रकार आ जाएंगे। और तीसरा स्टेप अगर आवश्यक हो और क्वेश्चन में दे रखा हो तो हम क्या करेंगे? क्रॉस। अभी हम इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। कोई भी अप्रोच कैसा, मैं फिर बता रहा हूं, कैसा भी, ऐसा नहीं है कि सर ये एक जगह काम करेगा, कहां पर काम करेगा, कहां पर काम नहीं करेगा। जेनेटिक्स का न्यूमेरिकल अगर इस 3 स्टेप अप्रोच से सॉल्व करोगे तो सबसे पहली चीज, एक स्तर के बाद तो सही करने लग जाओगे, लेकिन शुरुआत में अगर कोई गलती कर रहे हो तो पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? जीनी प्रारूप। फिर क्या ज्ञात करोगे? युग्मक के प्रकार। सूत्र है 2 की पावर n। n क्या है? विषम युग्मजी की संख्या।
और अगर आवश्यकता पड़ेगी, क्वेश्चन में दे रखा होगा तो क्रॉस करेंगे। बना लो। ठीक है, सबसे पहले जीनी प्ररूप, जीनी प्ररूप के बाद हम युग्मक, और युग्मक के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो क्रॉस। लिख लिया? धन्यवाद। ठीक है भाई, पक्का सबने? अब देखो कैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने क्या कर दिया, दो जीन्स ले लेते हैं, क्योंकि एक जीन तो आसानी था। दो जीन मैं ले लेता हूं, ए और बी। ठीक है, तो मैंने क्या ले ली, दो जीन्स ले ली, ए और बी। अब ध्यान से सुनना, दो जीन्स है ए और बी, मैं आपसे कह रहा हूं दोनों प्रभावी हैं। ए और बी दोनों जीन्स क्या है, प्रभावी और शुद्ध अवस्था में है। दोनों जीन्स प्रभावी है और शुद्ध अवस्था में है। कैसे लिखूं जीनी प्ररूप? प्रभावी मतलब कैपिटल, और शुद्ध है तो कैपिटल कैप। तो इसका मतलब जीनी प्ररूप क्या हो गया, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी। दो अलग अलग जीन्स हैं, ए और बी, दोनों प्रभावी अवस्था में हैं और शुद्ध हैं। तो ए प्रभावी शुद्ध कैसे हो गया, कैपिटल ए, बी प्रभावी शुद्ध कैसा हो गया, स्मॉल बी, कैपिटल बी। अब ये तो आपके पास जीनी प्ररूप बना लिया। जीनी प्ररूप के बाद हम इससे देखेंगे युग्मक के प्रकार कितने बनेंगे। इसमें कितने संकरित हैं, एक भी नहीं। तो 2 की पावर n का मतलब है जब कोई संकरित है ही नहीं तो 2 की पावर 0। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक प्रकार का। अब जो एक प्रकार का युग्मक बनेगा उसमें ऐसा नहीं है कि आपने ए ले लिया, यहां से एक आएगा, यहां से दूसरा आएगा, यहां से कैपिटल ए, यहां से कैपिटल बी। तो एक ही प्रकार का युग्मक बना, कैपिटल ए कैपिटल बी। अब मुझे बताओ, मैंने दोनों जीन्स ले ली ए और बी, दोनों अप्रभावी है और अप्रभावी हमेशा शुद्ध ही होता है। तो मैंने जीनी प्ररूप बनाया कैप स्मॉल ए स्मॉल बी। इसमें कितने संकरित है, एक भी नहीं। एक भी संकरित नहीं है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, एक। कौन सा, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये मैंने जीनी प्ररूप दिया। संकरित कितने हैं, संकरित कितने हैं, एक। ये तो शुद्ध है, ये संकरित है, तो संकरित कितना है, एक। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, दो। अब कौन से, कैपिटल ए आएगा यहां से, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब आप मुझे बताओ इसका, कैपिटल ए कैपिटल बी। संकरित कितने, एक। युग्मक के प्रकार कितने, दो। तो यहां पर संकरित है एक, युग्मक के प्रकार कितने हैं, दो। कौन कौन से, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए, स्मॉल बी कैसे आएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी तो है ही नहीं। अब आप मुझे बताओ, ये मैंने आपको जीनी प्ररूप दिया, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। संकरित कितने,
दो, और युग्मक के प्रकार कितने करेंगे? चार। कैसे? ये एक संकरित, दो संकरित, दो संकरित है 2 की पावर 2 4। अब कौन कौन से? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो इसका मतलब आपके पास सबसे पहले जीनी प्ररूप होगा, जीनी प्ररूप के बाद हमने 2 की पावर n से कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं वो निकाल दिया है। ठीक है, लिख लो, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे इसमें पहला। ठीक है, बना लोगे युग्मक? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे जो आ रखा है पहले, या डालूं? युग्मक बनाओ यार अपने आप, बिना देखे। अब ठीक है, अब देखो क्वेश्चन मैंने आपसे दिया, मैंने कहा एक पुरुष दो जीन्स ए व बी के लिए विषम युग्मजी है। एक पुरुष दो जीन्स ए और बी के लिए विषम युग्मजी है, बताना है उसके शुक्राणुओं में उसके जीनी या उसके शुक्राणुओं में ए बी यानी स्मॉल बी जीनी प्ररूप का प्रतिशत क्या होगा? शून्य, 25, 50 या 100? सवाल कैसा हो? सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? जीनी प्ररूप। कितने लोगों का 25% आ गया आंसर? बढ़िया यार, वेरी गुड। सबसे पहले जीनी प्ररूप बनाए। क्या दे रखा है? दो जीन्स ए और बी किस अवस्था में है? तो ए और बी विषम युग्मजी है, तो आपके पास जीनी प्ररूप क्या बन गया? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। सही बात। दो जीन्स थी, ए और बी दोनों किस अवस्था में है? विषम युग्मजी। ए की विषम युग्मजी कैपिटल ए स्मॉल ए, बी का विषम युग्मजी कैपिटल बी स्मॉल बी। अब क्या पूछा? शुक्राणु। शुक्राणु मतलब युग्मक। अब युग्मक के प्रकार कितने संकरित हैं इसमें? दो। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? चार। कौन कौन से? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी,
स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, 4 प्रकार के बनेंगे। उसमें किसका प्रतिशत पूछा है? स्मॉल ए स्मॉल बी। स्मॉल ए स्मॉल बी 4 में से कितना आ रहा है? 1/4 यानी कितना परसेंट? 25% आंसर। ठीक है, पक्का। अब एक काम करें, 3 जीन्स लेते हैं। ठीक है, 3 जीन्स लेते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। और मैं आपसे कह रहा हूं तीनों जीन्स संकरित अवस्था में है। 3 जीन्स ए, बी और सी तीनों किस अवस्था में है? संकरित अवस्था में। तो जीनी प्रारूप क्या बनेगा? 3 जीन्स, पहले तो 3 जीन्स है ए, बी और सी, और तीनों जीन्स संकरित अवस्था में है। तो जीनी प्रारूप तो बताओ। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये जीनी प्रारूप बन गया। 3 जीन्स है ए, बी और सी, और तीनों किस अवस्था में है? संकरित। तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 1, 2, 3। कितने संकरित हैं? 3। 2 की पावर 3। कितने युग्मक बनेंगे? 8। तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 8। अब इसको बनाने का तरीका भी देख लो। ठीक है, 8 से ज्यादा बना नहीं सकते हम लोग ज्यादा। तो 8 कैसे बनाओगे? कैपिटल ए स्मॉल ए है, आप एक काम करो, कैपिटल ए अलग ले लो, स्मॉल ए अलग कर लो। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए अलग अलग कर दिया। अब कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है। स्मॉल ए के साथ भी कैपिटल बी भी आ सकता है, स्मॉल बी भी। और इन सब के साथ कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो अब देखो कौन कौन से बने। पहला युग्मक क्या बना? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। दूसरा कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। तीसरा कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी। चौथा कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये क्या बन गए आपके पास? 8 प्रकार के युग्मक। कुछ नहीं किया, सबसे पहले तो 3 जीन्स दी थी मैंने आपको, तीनों किस अवस्था में थी? संकरित। 3 संकरित है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 8। अब अलग अलग कर दिया मैंने, कैपिटल ए स्मॉल ए को अलग अलग कर दिया, इनके साथ कैपिटल बी स्मॉल बी जोड़ दिए, सबके साथ कैपिटल सी स्मॉल सी जोड़ दिए। Brilliant. अब मैंने आपको ये जीनी प्रारूप दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इस जीनी प्रारूप में कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे आपको बताना है, और कौन कौन से।
शाबाश। 4 प्रकार के, और कौन कौन से? जीनी प्रारूप है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। कैपिटल बी को हाँ जरूरत नहीं, शाबाश, सही सही सही। भाई हमको पता है संकरित कितने हैं, 1 और 2, 2 ही संकरित हैं, इसलिए युग्मक तो कितने प्रकार के बनेंगे, 4 प्रकार के, क्योंकि कैपिटल बी शुद्ध है। अब 4 प्रकार के युग्मक वही कर लो, कैपिटल ए अलग ले लिया, स्मॉल ए अलग ले लिया। अब यहां पर सिर्फ क्या आएगा, कैपिटल बी, तो यहां पर स्मॉल बी तो है ही नहीं, तो सिर्फ क्या लिखोगे, कैपिटल बी। और दोनों किसके साथ आ सकते हैं, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो आपके पास युग्मक क्या क्या 4 बन गए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ये 4 बन गए। ठीक है ना, ये कैपिटल सी है। ठीक है, तो आप जीनी प्रारूप से कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे आप बना सकते हो। ठीक है, चलो, तो अब हम किसकी बात करेंगे, 2 जीन की वंशागति। और मेंडल ने 2 जीन की वंशागति का स्टडी, अध्ययन करने के लिए कितने लक्षणों को लिया, 2, और 2 लक्षणों को लिया गया संकर, क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण। तो लिखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट, दो जीन की वंशागति के अध्ययन हेतु दो जीन की वंशागति के अध्ययन हेतु दो जीन की वंशागति के अध्ययन हेतु मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया। दो जीन की वंशागति के अध्ययन के लिए मेंडल ने द्विसंकर संकरण का प्रयोग किया। क्या किया? अब डायहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण में मेंडल ने कितने लक्षण लिए? 2 लक्षण लिए थे। 2 लक्षण कौन कौन से लिए? एक तो लिया बीज का आकार, बीज के आकार में प्रभावी गोल, बीज के आकार में प्रभावी क्या होता है? गोल, कैपिटल आर, और अप्रभावी झुर्रीदार, रिंकल्ड, स्मॉल आर। और दूसरा लक्षण मेंडल ने क्या लिया? बीज का रंग। अब बीज का रंग में प्रभावी पीला, इसलिए कैपिटल वाई, और अप्रभावी हरा, स्मॉल वाई। तो मेंडल ने द्विसंकर संकरण के लिए 2 लक्षण लिए थे। कौन कौन से? बीज का आकार और बीज का रंग। रंग में प्रभावी क्या है? गोल, आकार में प्रभावी गोल और अप्रभावी झुर्रीदार, और रंग में प्रभावी कौन सा है? पीला। फली के रंग में प्रभावी क्या था? हरा। शाबाश। ठीक है, अब हम देखें क्या किया। ये लिख लिया यहां तक? तो देखो, अब यहां पर ध्यान देंगे। मेंडल ने लिए सबसे पहले शुद्ध
गोल व पीले बीज। अब देखो जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आप जीनी प्रारूप बताते जाना। शुद्ध गोल व पीले बीज कैसे लिखूं? शाबाश। गोल और पीले दोनों किस अवस्था में है? शुद्ध। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो शुद्ध गोल और पीले को कैसे लिखेंगे? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्रॉस कराया मेंडल ने शुद्ध झुर्रीदार व हरे बीज के साथ। कैसे लिखूं? स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। सही बात। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं झुर्रीदार और हरे के आगे से शुद्ध ना लिखूं, झुर्रीदार और हरे के आगे मैं शुद्ध ना लिखूं तो जीनी प्रारूप सेम रहेगा, क्योंकि झुर्रीदार और हरे कैसे लक्षण है? अप्रभावी। और अप्रभावी के आगे शुद्ध लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, जीनी प्रारूप सेम रहेगा। सही बात। अब युग्मक बनाए, इसमें कितने संकरित हैं? एक भी नहीं। जब कोई संकरित ही नहीं है तो कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? एक प्रकार का। यहां से कैपिटल आर, यहां से कैपिटल वाई, एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पे एक, कोई संकरित नहीं, कोई संकरित नहीं, एक प्रकार का युग्मक ही बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब इनका क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कौन सी पीढ़ी आ गई हमारे पास? F1। दिखने में कैसे? शुद्ध या संकरित? दिखने में संकरित शुद्ध पता नहीं चलता। दिखने में ये सभी क्या होंगे? गोल और पीले। हां, इनका जीनी प्रारूप कैसा है? संकरित है, लेकिन दिखने में सारे गोल और पीले हैं। अब एक मिनट, तो आपने शुद्ध गोल और बीज का संकर कराया, शुद्ध झुर्रीदार और हरे से, और F1 में सारे प्रभावी लक्षण मिलते हैं गोल और पीले। फिर F2 पीढ़ी के लिए क्या करते हैं? स्वपरागन, यानी इसी को इसी के साथ क्रॉस करेंगे। अब आपको करना है वो पुनेट स्क्वायर बनाकर करते हैं हम लोग। इसमें कितने संकरित हैं? संकरित कितने? दो। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 4। इसमें भी 2। कितने प्रकार के? 4। 4 इंटू 4 कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 16। बनाओ कोशिश एक बार पुनेट स्क्वायर से। ये क्या कर रहे हो? कैसे युग्मक बनाया? 4। आर और वाई को साथ में लेना पड़ेगा ना। यहां तो लिख लिया है। अब आपको किसका किसका क्रॉस करना है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। अब आपको पता है इसमें 2 है, 4 प्रकार के युग्मक हैं, इसमें भी 4 प्रकार के। तो आपके पास ये रहा पुनेट स्क्वायर। यहां पर कौन कौन से युग्मक बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 बनेंगे। उधर भी
यही 4, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये 4 इंटू 4 बनाएंगे 16। अब आप R साथ में रखो y तो ये हमारे पास कौन सी पीढ़ी आ गई? F2 पीढ़ी आ गई। तो F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप अनुपात अगर अपन बात करें तो इधर देखो, ये आपके पास दिखने में गोल और पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला, गोल और पीला। तो आपके पास गोल पीले कितने आ गए? 9। गोल और पीले बीज कितने हैं? 9। उसके बाद ये आपके पास गोल और हरा, गोल और हरा, गोल और हरा, 3 आपके पास क्या आ गए? गोल और हरे। उसके बाद ये आपके पास झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार और पीले, 3 आपके पास झुर्रीदार और पीले, और एक लास्ट में आपके पास झुर्रीदार और हरा। तो इसका मतलब हमारे पास F2 पीढ़ी का लक्षण प्ररूप अनुपात क्या आ गया? 9:3:3:1। इसका आप जीनी प्ररूप भी निकाल सकते हो। अगर आप, वैसे तो जीनी प्ररूप कोई पूछता नहीं है, बट अगर आपको जीनी प्ररूप निकालना हो तो वो 12, 24, 12, 12, 1, 1:2:2:4:1:2:1:2:1, बट जीनी प्ररूप कोई नहीं पूछेगा आपसे। लक्षण प्ररूप अनुपात है 9:3:3:1। पूरे द्विसंकर संकरण में
जीनी प्रारूप ध्यान में रखना है, और जीनी प्रारूप से हमने क्या बनाया है, केवल युग्मक। युग्मक बनाओ, क्रॉस करो, फिर स्वपरागन किया, स्वपरागन के बाद भी हमने क्या करा, युग्मक बनाए, और युग्मक बनाने के बाद क्या किया है, क्रॉस किया है। और लक्षण प्रारूप अनुपात क्या आया है, 9:3:3:1। यहां तक क्लियर है अनुपात तो। अब इस पे देखो क्वेश्चन क्या क्या आएगा, या क्या करते हैं अपन, ये लिख लिया है, ये लिख लिया सबने। तो अब देखो क्वेश्चन, अब यहां पर मैंने आपको पहला सवाल दिया, मैंने आपसे कह दिया डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस की कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी का मतलब किसकी बात हो रही है, इसकी। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। तो आपको क्या करना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 पीढ़ी पर 4 चीजें पता करनी है। जनक लक्षण प्रारूप का अनुपात, जनक जीनी प्रारूप का अनुपात, गैर जनक लक्षण प्रारूप का अनुपात, और दोनों लक्षण के लिए संकरित पादपों का प्रतिशत। वापस देख लो क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की किस पीढ़ी की बात हो रही है, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी पर आपको क्या क्या बताना है, जनक लक्षण प्रारूप का अनुपात, जनक जीनी प्रारूप का अनुपात, गैर जनक लक्षण प्रारूप का अनुपात, और दोनों लक्षणों के लिए संकरित पादपों का प्रतिशत। हाँ भाई, कोई आया कुछ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शाबाश। देखो सबसे पहली चीज तो सवाल समझना है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, और डाई हाइब्रिड क्रॉस की कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। मतलब हमको पता चल गया बात किसकी हो रही है, इस F2 पीढ़ी की। अब पहला सवाल यह है कि F2 पीढ़ी में आपको क्या बताना है, जनक लक्षण प्रारूप। मतलब पहला तो क्या दे रखा है, जनक। अब जनक कौन से हैं, ये F2 पीढ़ी है, ये F1 पीढ़ी है,
तो यही हमारे पास जनक है। जनक आपके पास ये दोनों है जिनको क्रॉस के लिए लिया गया था। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आपको जनक लक्षण प्ररूप का अनुपात बताना है F2 में। पहले तो जनक लक्षण प्ररूप है कौन कौन से? जनक लक्षण प्ररूप है गोल और पीले। लक्षण प्ररूप की बात हो रही है, शुद्ध और संकरित की बात नहीं हो रही, लक्षण की। जनक लक्षण कौन से हैं? गोल और पीले। और दूसरा जनक लक्षण कौन सा है? झुर्रीदार और हरा। तो जनक लक्षण है गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे। कितने गोल और पीले हैं? 9। कितने झुर्रीदार और हरे हैं? 1। तो 16 में से कितने जनक जैसे लक्षण हैं? 10। तो आंसर क्या हुआ? 10/16 या 5/8। जनक लक्षण प्ररूप समझ आ गई। जनक कौन से थे जिसको शुरुआत में लिया? तो जनक लक्षण कौन से थे? गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे। और F2 पीढ़ी में कितने गोल और पीले और झुर्रीदार और हरे आ रहे हैं? 10। फिर आपसे पूछा जनक जीनी प्ररूप। जनक जीनी प्ररूप का मतलब है, अब कौन से हो गए जनक जीनी प्ररूप? शुद्ध गोल और पीला, शुद्ध झुर्रीदार और हरा। अब F2 पीढ़ी में शुद्ध गोल और पीला एक ही है, और शुद्ध झुर्रीदार और हरा भी एक ही है। तो जनक जीनी प्ररूप 16 में से कितने आ गए? 2। तो आंसर क्या हो गया? 2/16 या 1/8। फिर तीसरा पूछा आपसे गैर जनक लक्षण प्ररूप। जनक लक्षण कितने थे? 10। तो गैर जनक कौन से हो गए? 6। ये गोल, हरे, झुर्रीदार और पीले, ये 3 और 3 6। ये जनक जैसे नहीं है। नहीं है तो आपके पास कितना आ गया? वैसे भी ओरल है। जनक जैसे लक्षण वाले कितने हैं? 10। तो बाकी सब कैसे हो गए? गैर जनक। 6/16। फिर आखिरी में पूछा दोनों लक्षण के लिए संकरित पादप। दोनों लक्षणों के लिए संकरित देखो तो कहां कहां है? दोनों लक्षणों के लिए संकरित 1 2 3 4, जिसमें गोल और पीला रंग दोनों के लिए संकरित कितने हैं? 4। कितने में से? 16 में से। तो आपके पास 4/16 यानी कितना परसेंट हो गया? 25। समझ आई किसी को ऐसा जिसको समझ नहीं आया हो? हमने सबसे पहले बात कर ली है F2 पीढ़ी। क्वेश्चन में पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, किस पीढ़ी की बात हो रही है? F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में हमको पता है 16 कॉम्बिनेशन आए हैं। F2 पीढ़ी में कितनी संभावना आई है? 16। अब उसमें पूछा जनक लक्षण। जनक लक्षण मतलब पहला जनक कौन सा है? गोल और पीला। और दूसरा जनक लक्षण कौन सा है? झुर्रीदार और हरा। तो हमको मालूम चल गया ये तो आपके पास जनक लक्षण है। अब कितने जनक लक्षण है 16 में से? 9 गोल और पीले हैं, 1 झुर्रीदार और हरा है। तो 16 में से 10 जनक लक्षण हो गए। फिर अपन ने पूछा गैर जनक लक्षण कितने हो गए? 10 अगर जनक जैसे हैं तो बाकी 6 गैर जनक हैं, 6/16। फिर अपन ने पूछा जनक जीनी प्ररूप। जीनी प्ररूप आते ही हमको मालूम चल गया शुद्ध गोल और पीला एक जनक है, और दूसरा जनक शुद्ध झुर्रीदार और हरा है। तो दोनों शुद्ध शुद्ध कहां पर है? ये रहा एक शुद्ध गोल और पीला, ये रहा शुद्ध गोल और हरा। कितने हैं? 2। 4 16 में से 2, तो कितना आंसर आ गया? 2/16 1/8। और ये पूछा है दोनों लक्षणों के लिए संकरित। लक्षण के लिए संकरित नहीं है, दोनों लक्षणों के लिए। ये पादप दोनों लक्षणों के लिए संकरित है, ये भी दोनों के लिए, ये भी दोनों के लिए, ये भी दोनों के लिए। ये देखो आज इस पादप को क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये गोल के लिए तो संकरित है लेकिन हरे के लिए नहीं। तो आपको दोनों लक्षण मतलब आकार और रंग दोनों के लिए संकरित लेना है। 1 2 3 और 4। तो 4/16 यानी कितना परसेंट हो गया? 25% हो गया। पक्का? क्लियर है? आओ नेक्स्ट करते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन है द्विसंकरित गोल व लंबे पादप का क्रॉस झुर्रीदार व बोने पादप से किया गया। द्विसंकरित गोल व लंबे पादप का क्रॉस झुर्रीदार व बोने पादप से किया है। संतति में गोल और बोने पादप का अनुपात क्या होगा? कितने लोगों का सेकंड आंसर है? बी मतलब, ठीक है। कितने लोगों का फर्स्ट है? किसी का नहीं। कितने लोगों का थर्ड? और कितने लोगों का चौथा? मतलब बी और सी आ रहे हैं ज्यादातर। तो बी और सी में से एक ही सही है, एक नहीं है। करो, सवाल कैसा भी हो आपको अप्रोच 3 स्टेप अप्रोच से काम करना है। 3 स्टेप अप्रोच सही बना ली तो गलती नहीं होगी। देखें, सबसे पहले तो जीनी प्ररूप सही बना लेना। देखो, पहली बात यह है, जिनका आंसर बी आ रहा है उन्होंने ये पहले से मान लिया कि एक द्विसंकर संकरण है और 9:3:3:1 के हिसाब से 3/16 निकाल दिया। पहले से धारणा बना लेना गलत ही होगा। आपको मैंने बार बार बोला है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप अप्रोच काम करेगी। जैसा जैसा प्रश्न में दे रखा है वैसा वैसा करते जाओ। सबसे पहले आपको दे रखा है द्विसंकरित गोल और लंबे पादप का क्रॉस झुर्रीदार और बोने पादप से करना है। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है? जीनी प्ररूप इन दोनों का। गोल और लंबे के आगे क्या लिखा हुआ है? द्विसंकरित, मतलब गोल और लंबा दोनों के लिए संकरित अवस्था है। तो गोल और लंबे के आगे हमेशा जीनी प्ररूप, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जीनी प्ररूप दे रखा होगा। द्विसंकरित तो कैसे लिखूं? गोल और लंबे का कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये नहीं बना जीनी प्ररूप। गोल और लंबा दोनों संकरित अवस्था में है, द्विसंकरित है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस किससे करना है? झुर्रीदार और बोना। कैसा लक्षण है? अप्रभावी, तो कैसा होगा? शुद्ध। लिखा है ना, इन लिखा शुद्ध, क्या फर्क पड़ रहा है? स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी।
अगर आपने जीनी प्रारूप सही बना लिया तो फिर गलती नहीं होगी, और अगर आपने जीनी प्रारूप से शुरुआत ही नहीं की किसी प्रश्न की तो वो सही नहीं होगा। गोल और लंबा किस अवस्था में था? संकरित। झुर्रीदार और बोना, ये। अब आपने आधा काम कर लिया। अब आपको क्या करना है? इससे युग्मक। कितने संकरित है? 2, 1, 2। कौन कौन से युग्मक? 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल टी। यहां पे 4। यहां पर कोई संकरित है ही नहीं, एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। कौन सा? स्मॉल आर स्मॉल टी। अब आप बना लो क्रॉस। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल टी। क्या पूछा क्वेश्चन में आपसे? आपसे पूछा गोल और बोने, यही है। 4 में से कितने गोल और बोने हैं? 1। आंसर क्या आया हमारे पास? 1/4। क्लियर भाई? सी जैसा, सिर्फ कुछ आगे हम और भी बहुत सवाल आएंगे। सवाल में क्या किया अपन ने? जीनी प्रारूप, जीनी प्रारूप से क्या बनाए? युग्मक, और युग्मक के बाद क्या किया? क्रॉस। यही अप्रोच से हर सवाल सॉल्व करना है। समझ तो आ गया सबको? पक्का? अब एक काम करो आप, द्विसंकर संकरण है, डायहाइब्रिड क्रॉस। द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी, द्विसंकर संकरण या डायहाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस करो और अनुपात निकाल के बताओ। करो, सॉल्व करो। द्विसंकर संकरण यानी डायहाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस करना है, टेस्ट क्रॉस, और उसका अनुपात बताना है। शाबाश। मतलब मैंने आपको बोला कि डायहाइब्रिड क्रॉस की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस करना है। तो F1 पीढ़ी क्या होती है? संकरित, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 पीढ़ी है। और टेस्ट क्रॉस में इसको किससे क्रॉस करेंगे? शाबाश, अप्रभावी जनक, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसमें वही 4 आएंगे, कैपिटल 4 प्रकार के युग्मक। इसमें एक ही प्रकार का युग्मक। एक गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार और हरा। तो परीक्षण क्रॉस अनुपात क्या आ गया? 1:1:1:1। सही। तो द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात क्या आ जाता है? 1:1:1:1। तो नोट लिख लेंगे। द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी, द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी का
परीक्षण क्रॉस अनुपात द्विसंकर संकरण की F1 पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस अनुपात 1:1:1:1। तो हम टेस्ट क्रॉस में हमेशा क्या करते हैं, यहां पर हमने F1 पीढ़ी को टेस्ट क्रॉस में हमेशा किससे क्रॉस कराते हैं? अप्रभावी जनक से। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अपन ने मेंडल में प्रभाविता का नियम देख लिया था। प्रभाविता के विरुद्ध अपवाद कौन कौन से थे? सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। फिर अपन ने मेंडल का कौन सा नियम देखा? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के विरुद्ध कोई अपवाद नहीं था, सार्वत्रिक रूप से मान्य था। तो अब अपन मेंडल के अंतिम नियम की बात करेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या हम जिसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो नियम है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किस पर आधारित है? द्विसंकर संकर यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो सवाल आ जाए पहला तो कि मेंडल का कौन सा नियम है वो द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है? स्वतंत्र अपव्यूहन। इसका मतलब अगर ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, इसका मतलब ये है ये नियम तब काम करेगा जब कम से कम 2 जीन्स हो। एक जीन एक लक्षण पर यह नियम काम नहीं करता। तो यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है और इसका मतलब है यह नियम तभी काम करेगा जब कम से कम क्या होंगी? 2 जीन्स। तो अब यह क्या कहता है? यह नियम कहता है कि जब 2 अलग अलग जीन्स 2 अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित कर रही हैं, जैसे बीज आकार को एक जीन नियंत्रित कर रही है, बीज रंग को अलग जीन नियंत्रित कर रही है, तो जब 2 अलग अलग जीन्स 2 अलग अलग लक्षणों को नियंत्रित कर रही हो तो एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करती। मतलब रंग की जीन आकार की जीन को प्रभावित नहीं करेगी, आकार की जीन रंग की जीन को प्रभावित नहीं करेगी, दोनों एक दूसरे के स्वतंत्र रहेंगी। अब बोलने में तो आसान है कि एक जीन दूसरे जीन के घोचे नहीं कर रही, तंग नहीं कर रही। स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है रंग वाली बोलती है भाई मैं आकार को घोचे नहीं करूंगी, आकार की जीन बोलती है मैं रंग के घोचे नहीं करूंगी। लेकिन इसका क्या मतलब? एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं कर रही है, हमें कैसे पता या क्या पता? सुनो, अगर मेंडल ने क्या किया था? बीज रंग और बीज आकार दोनों की जीन को लेकर साथ साथ स्टडी किया। द्विसंकर संकरण का मतलब है इन दोनों जीन्स को साथ साथ स्टडी किया और जब दोनों जीन्स का एक साथ अध्ययन किया तो अनुपात क्या आया? 9:3:3:1 यही आया। अब आप मुझे बताओ, अगर मेंडल ने केवल बीज रंग की जीन ली होती, यदि केवल मेंडल ने बीज रंग की जीन को लेकर अध्ययन किया होता तो अनुपात क्या आता? 3:1, एक संकर संकरण होता। सिर्फ बीज का रंग आता 3:1। मेंडल अलग से केवल बीज आकार की जीन का क्रॉस करते तो अनुपात आता 3:1। मतलब जब एक ही जीन को लेकर हम संकर करते हैं तो एक जीन की वंशागति किस रूप में दिखाई देती है? 3:1।
जब दोनों को साथ साथ लिया तो अनुपात क्या आया? 9:3:3:1। अब यदि हम साबित कर दें कि इस अनुपात में भी रंग की जीन का अनुपात 3:1 है और आकार की जीन का भी अनुपात 3:1 है, तो दोनों साथ साथ होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही। भाई, जब मैं अकेला काम कर रहा था तो भी मेरा अनुपात 3:1 था, और जब मैं किसी के साथ काम कर रहा हूं तो भी मेरा खुद का अनुपात 3:1 है। इसका मतलब किसी के साथ होते हुए, किसी और के साथ होते हुए भी मैं प्रभावित नहीं हो रहा। तो अगर रंग का इकलौता अनुपात आता है 3:1, आकार की जीन का अपना खुद का अनुपात 3:1 आता है, तो एक द्विसंकर संकरण में इस अनुपात में भी स्वतंत्र रूप से ये 3:1 दर्शा दे, तो इसका मतलब रंग की जीन आकार को परिवर्तित नहीं कर रही, आकार की जीन रंग को प्रभावित नहीं कर रही। देखें, पहले देख लो रंग। 9 क्या थे? गोल और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे। रंग में पीले कितने हैं? 9 और 3 12। हरे कितने हैं? 4। क्या अनुपात आ रहा है? आकार देख लो, गोल कितने हैं? 12। झुर्रीदार कितने हैं? 4। क्या अनुपात आ रहा है? तो दोनों जीन्स साथ साथ होते हुए भी, दोनों जीन्स की वंशागति जब आप साथ साथ भी देख रहे हो तो भी दोनों जीन्स एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। लेकिन ऐसा हमेशा होता है? ऐसा हमेशा होगा कि एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करेंगी? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि इस नियम का सबसे प्रमुख अपवाद लिंकेज या सहलग्नता होता है। तो अभी के लिए एक पॉइंट याद रखना, फिर हम देखेंगे इसको। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम सार्वत्रिक रूप से मान्य नहीं है। यह नियम केवल उन्हीं जीन्स के लिए काम करता है जो अलग अलग गुण सूत्रों पर पाई जाती है। ठीक है, ये जो हम बात कर रहे हैं ना 9:3:3:1 का अनुपात, रंग की जीन आकार को प्रभावित नहीं कर रही, आकार की जीन रंग को प्रभावित नहीं कर रही। कब? जब ये दोनों जीन अलग अलग गुण सूत्रों पर हैं। आप इमेजिन करो, एक बेंच पे आप लोग साथ बैठे हो और कोई दूसरे बेंच पे बैठा है, तो जब आप अपनी बेंच को हिलाओगे तो कौन प्रभावित होगा? दूसरी बेंच वाला? नहीं, आप ही की बेंच वाला। बेंच मतलब गुण सूत्र, आप लोग जीन्स। तो कौन सी जीन किसको प्रभावित कर रही है? जो सेम बेंच पे बैठा है, मतलब सेम गुण सूत्र पर है। किसको प्रभावित नहीं कर रही? जो अलग बेंच पे बैठा है। तो स्वतंत्र अपव्यूहन वाली जीन्स कौन सी जीन्स होंगी? जो सेम गुणसूत्र पर हैं या अलग अलग? अलग। सेम पे सहलग्न हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम केवल उन्हीं जीन्स के लिए मान्य होगा जो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं, और उनका अनुपात क्या आता है? 9:3:1। लेकिन अलग अलग अनुपात क्या आएगा? 3:1 लिखेंगे। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहला पॉइंट, यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, इस नियम के अनुसार एक जीन का युग्म विकल्पी जोड़ा, इस नियम के अनुसार एक जीन का युग्म विकल्पी जोड़ा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी जोड़े को प्रभावित नहीं करता। एक जीन का युग्म विकल्पी जोड़ा
दूसरे जीन के युग्म विकल्पी जोड़े को प्रभावित नहीं करता। एक जीन का युग्म विकल्पी जोड़ा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी जोड़े को प्रभावित नहीं करता, अतः दोनों स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। दोनों स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं। ठीक है, फिर यहां पे नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नोट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन जीन्स के लिए मान्य होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम उन जीन्स के लिए मान्य होता है जो भिन्न गुणसूत्रों पर पाई जाती हैं। जो भिन्न गुणसूत्रों पर पाई जाती है। भिन्न गुणसूत्रों पर पाई जाती है। और स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद क्या हो गया हमारे पास? लिंकेज। स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद लिंकेज या सहलग्नता। ठीक है, अब देखो, एक सहलग्नता को अपन डिटेल में देखेंगे, बट अभी के लिए एक सिस्टम ध्यान में रखना है। हां, एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं यहां पर 3 सिस्टम बना रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। ये मैंने 2 समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनाए, आपने पढ़ा है। ये एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है, ये दूसरे समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। और इनमें जो डीएनए प्रोटीन बनाएगा उसी को जीन कहेंगे। तो मैंने यहां पर ये मैंने कह दिया जीन ए है, कैपिटल युग्म विकल्पी ए, ये स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ। मतलब मैंने कुल मिलाकर कितनी जीन्स बनाई हैं? 6। ए बी सी डी ई एफ, कुल मिलाकर कितनी जीन्स है? 6 जीन्स है। अब हमारे पास ये एक समजात गुणसूत्र का जोड़ा है और ये दूसरे समजात गुणसूत्र का जोड़ा है। पहला सवाल मेरे पास ये है कि आप मुझे ये बताओ कि जीन ए और जीन डी, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए और डी, ये दोनों जीन्स सेम गुणसूत्र पर है या अलग अलग गुणसूत्र पर है? अलग अलग पर है। ए और डी अलग अलग गुणसूत्र पर है। बी और ई अलग अलग गुणसूत्र पर है।
C और F अलग अलग गुणसूत्र पर है, A और F अलग अलग गुणसूत्र पर है, B और D अलग अलग। तो ये अलग अलग गुणसूत्र पर है, और जो भी जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर होती हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शाएंगी। आई समझ में? पिक्चर करनी आपको, ये एक गुणसूत्र का जोड़ा है, ये दूसरे गुणसूत्र का जोड़ा है, ये एक जीन के युग्म विकल्पी कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। तो ए और डी दो अलग अलग जीन्स दो अलग अलग गुणसूत्र पर है, बी और डी दो अलग अलग जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर हैं। ये सब क्या दर्शाएंगी? स्वतंत्र अपव्यूहन। क्योंकि स्वतंत्र अपव्यूहन कौन सी जीन दर्शाती हैं? जो अलग अलग गुणसूत्र पर हों। अब ए, बी और सी सेम गुणसूत्र पर हैं या अलग अलग गुणसूत्र पर है? सेम। ए, बी और सी ये तीनों एक ही गुणसूत्र पर हैं, और जो जीन्स एक या सेम गुणसूत्र पर पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहलग्न या लिंक्ड। देखो, सहलग्न या लिंक्ड का मतलब जुड़े रहना। बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचो, सहलग्नता या लिंकेज का मतलब क्या है? जुड़े रहना। सहलग्न जुड़े रहना। कौन जुड़ा रहता है? आप भी लोग, आप अलग अलग बेंच पे बैठे हो, कौन से लोग जुड़े हुए हैं? जो सेम बेंच पे बैठे हैं, अलग अलग बेंच पे बैठे हैं? सेम बेंच पर जुड़े हुए कौन है? जो सेम बेंच पर बैठे हुए हैं। तो सेम बेंच पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब वो जीन जो सेम गुणसूत्र पर है वो क्या होंगी? सहलग्न। और अगर वो सहलग्न है तो वो किसका अपवाद है? स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है। तो पहला लक्षण, मतलब हम समझ तो लेंगे आगे। सहलग्नता का मतलब आपको सिर्फ इमेजिन करना है पहले तो, आंख बंद करके। सहलग्न का मतलब है हम उन जीन्स की बात कर रहे हैं जो सेम गुणसूत्र पर है, और स्वतंत्र अपव्यूहन का मतलब है मैं उन जीन्स की बात कर रहा हूं जो अलग अलग गुणसूत्र पर हैं। इतना क्लियर? अगर जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन, और अगर जीन्स एक ही सेम गुणसूत्र पर है तो सहलग्नता। सहलग्नता किसका अपवाद? स्वतंत्र अपव्यूहन का। बस एक चीज और समझ लो, ए, बी और सी लिंक्ड है, हां या ना? है। डी, ई, एफ लिंक्ड है, डी, ई, एफ लिंक्ड है, ए, बी, सी लिंक्ड है। अब ए और बी और ए और सी, दो कंडीशन दी मैंने आपको। मैंने कहा ए और बी और ए और सी दोनों में से ज्यादा या अधिक सहलग्नता किसमें है? ए और बी में ज्यादा है, ए और सी में कम है। क्यों? पास दूरी। एक बेंच पे मैंने कहा 4 लोग बैठे, तो फर्स्ट इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मध्य सहलग्नता अधिक है या इनके और उनके मध्य? जो पास पास है। इसका मतलब जीन्स के मध्य जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सहलग्नता कम होती जाएगी। ठीक है? देखो, अभी तक अपन ने ये नहीं देखा है सर सहलग्नता से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क आएगा न्यूमेरिकल। अभी हमने ये देखा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन कौन सी जीन्स में होगा और सहलग्नता कौन सी जीन्स में होगा। अब आप खुद इमेजिन, मैं नहीं बोला, खुद इमेजिन कर लो एक बार कि अगर मेरे पास 2 जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर हैं तो वो क्या दर्शाएंगी? स्वतंत्र अपव्यूहन। शाबाश। कौन सा नियम दर्शाएंगी? स्वतंत्र अपव्यूहन का। कौन सा अनुपात दर्शाएंगी? 9:3:3:1। तो अगर ए और डी अलग अलग गुणसूत्र पर हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन दर्शा रही हैं, 9:3:3:1 का अनुपात दर्शा रही हैं। ए और बी सेम गुणसूत्र पर हैं, मतलब सहलग्नता दर्शा रही हैं, मतलब किसका अपवाद है? स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद है। मतलब कौन सा अनुपात नहीं दर्शाएंगी?
9:3:3:1 का अनुपात नहीं दर्शाएंगी। ठीक है, अब ये सबसे पहले हुआ कब, ये कैसे सहलग्नता के बारे में मालूम चला? तो सहलग्नता का शब्द या जो नाम है वो टीएच मॉर्गन ने दिया था। सहलग्नता या लिंकेज शब्द किसने दिया? टीएच मॉर्गन। और विस्तार से अध्ययन उनका सॉन्डर्स ने, बेटसन ने और पुनेट ने किया था। तो सहलग्नता का विस्तार से अध्ययन तो इन्होंने किया था, लेकिन सहलग्नता नाम किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। और टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसका कॉमन नाम फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई होता है, और इसका गुणसूत्र संख्या 8 होती है। तो लिखेंगे पहले पॉइंट तो। अच्छा, एक और चीज यहां पे सवाल है कि ए, सुनना ये, अरे नहीं, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, ये लिंकेज नहीं होता, ये तो एक ही जीन है। कैपिटल ए स्मॉल ए एक ही जीन है, उसके युग्म विकल्पी हैं। अलग अलग जीन्स ए और बी के मध्य देखना है, ए और ए तो एक ही जीन है, कैपिटल बी स्मॉल बी एक ही जीन है, तो एक ही जीन में थोड़ी सहलग्नता देखोगे, तो जीन के युग्म विकल्पी हैं, सहलग्नता इनके मध्य देखेंगे। आई समझ? हाँ। तो हाँ, लिखेंगे पहले तो सहलग्नता शब्द या लिंकेज शब्द टीएच मॉर्गन ने दिया। सहलग्नता या लिंकेज शब्द टीएच मॉर्गन ने दिया, और ब्रैकेट में लिखेंगे लिंकेज का विस्तृत अध्ययन या विस्तार से अध्ययन सॉन्डर्स, बेटसन और पुनेट ने किया। विस्तृत अध्ययन सॉन्डर्स, बेटसन और पुनेट ने किया। और नेक्स्ट लिखेंगे टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर किए। टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर मतलब फल मक्खी, और ब्रैकेट में लिख लेंगे गुणसूत्र संख्या कितनी है? 2n बराबर 8। अब इसी को क्यों, मतलब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर ही अपने प्रयोग, ड्रोसोफिला को ही अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना? आसानी से कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित हो जाती है, मतलब आसानी से, जीवन काल बहुत छोटा, 2 हफ्ता, जीवन चक्र इनका 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है। एक मैथुन से कई संतति बन जाती है। लैंगिक द्विरूपता होती है, नर और मादा मक्खी को आसानी से पहचान सकते हैं। नर छोटे होते हैं, मादा मक्खी बड़ी होती है। और कोई भी आनुवांशिक विभिन्नताएं देखनी हो तो वो सरल से माइक्रोस्कोप में देखी जा सकती हैं। तो ये पॉइंट सीख लेंगे। ड्रोसोफिला को चुनने का कारण, ड्रोसोफिला को चुनने का कारण, पहला, कृत्रिम माध्यम पर आसानी से संवर्धन, कृत्रिम माध्यम पर आसानी से संवर्धन,
दूसरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूर्व, जीवन चक्र कम, क्या कहते हैं, जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूर्ण। तीसरा, एक मैथुन से कई संतति का निर्माण। एक मैथुन से कई संतति का निर्माण। चौथा, लैंगिक द्विरूपता उपस्थित। लैंगिक द्विरूपता उपस्थित मतलब ब्रैकेट में लिख लेंगे, नर छोटे व मादाएं बड़ी। नर छोटे व मादाएं बड़ी। और आखिरी में आनुवांशिक विभिन्नताएं। आनुवांशिक विभिन्नताएं या विभिन्नताओं का अध्ययन। आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन लो पावर माइक्रोस्कोप से संबंधित से लिखा है, आनुवांशिक विभिन्नताओं का अध्ययन लो पावर माइक्रोस्कोप से संभव। ठीक है, तो ये 5 कारण थे कि मॉर्गन ने अपने प्रयोग के लिए क्यों चुना किसको, ड्रोसोफिला। आसानी से संवर्धन संभव है, जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा हो जाता है, एक मैथुन से कई संतति बन सकती हैं, नर और मादा को विभेदित कर सकते हैं, नर छोटे होंगे मादाएं बड़ी, लैंगिक द्विरूपता। और कैसी भी विभिन्नता देखनी हो तो उसके लिए महंगे माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी काम हो जाएगा। ठीक है, फिर कल हम किसकी बात करेंगे, ये सहलग्नता और ये सहलग्नता से क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है।